जमीन से 400 किलोमीटर ऊपर खला में एक इंसान पानी में डूब रहा था। वो वापस अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्या कभी खला में भी आपने किसी को डूबते हुए देखा है? मैं लेकर चलता हूं आपको एक एस्ट्रोनॉट की तरफ। इनका नाम है लुका परमिटानो। 2013 में ये स्पेस वॉक पर निकले। स्पेस वॉक करते हुए अभी इन्हें 1 घंटा हुआ था कि इन्हें अचानक महसूस होना शुरू हुआ कि इनके हेलमेट में पानी आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। पहले तो इनका ख्याल ये था कि शायद इनको पसीना आ रहा है, इस वजह से पानी इकट्ठा हो रहा है। लेकिन जो जो पानी की मिकदार बढ़ती गई, इनका ये ख्याल गलत साबित होना शुरू हो गया। इनको एहसास हुआ कि ये पानी उनके सूट से उनके हेलमेट तक पहुंच रहा है। जब हम स्पेस की बात करते हैं तो वहां पानी बहता नहीं है, बल्कि पानी तैरता है। आपने अगर पानी की स्पेस की मुख्तलिफ वीडियोस देखी हो तो वहां पानी गेंद की शक्ल में इधर उधर तैरता फिरता है। इसलिए वो पानी इनके मुंह की तरफ भी आ रहा था, इनके कानों को भी बंद कर रहा था और साथ आंखों की तरफ भी आ रहा था। ना ये देख सकते थे, ना ये सुन सकते थे, और कंट्रोल रूम के साथ कम्युनिकेशन करने में, मवासलात में भी इनको बहुत ज़्यादा मसाइल पेश आ रहे थे। ये फौरन वापस स्पेस शटल की तरफ भागे ताकि ये उसमें जाकर सांस ले सकें। इनके साथ इनका एक साथी था और बड़ी मुश्किलों से ये अपनी ज़िंदगी बचाकर, क्योंकि उन्होंने भी इनकी मदद की, आंखें बंद हो चुकी थी, नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए ये बड़ी मुश्किलों से स्पेसशिप में पहुंचे। और जब स्पेसशिप में पहुंचे तो इन्होंने फौरन रिपोर्ट किया कि इन्हें ये मसला दरपेश आया है। नासा के ज़मीनी कंट्रोल रूम ने इस मसले को सुना और उन्होंने इसकी एक इंक्वायरी बिठा दी। कुछ अरसे के बाद इंक्वायरी रिपोर्ट, रूट कॉज एनालिसिस सामने आया और उसमें पता चला कि इनके स्पेस सूट में जो कूलिंग वाटर का सिस्टम था उसमें एक मसला आ गया और उसकी वजह से कूलिंग वाटर इनके हेलमेट में भरना शुरू हो गया, जिसकी वजह से ये खला में डूब सकते थे और शायद पहले खलाबाज होंगे जो खला में डूबकर अपनी जान दे देते। लेकिन सवाल यहाँ पर शुरू होता है कि कुछ हफ्तों पहले ही इन्होंने यही मसला पहले भी अपने कंट्रोल रूम को बताया था। कुछ हफ्तों पहले ये स्पेस वॉक कर रहे थे और इन्हें एहसास हुआ कि इनके हेलमेट में पानी इकट्ठा हो रहा है। और जब इन्होंने अपने कंट्रोल रूम को, नासा के कंट्रोल रूम को इसके बारे में बताया तो वहाँ पर बैठे इंजीनियर्स ने और मुख्तलिफ किस्म के एक्सपर्ट्स ने इनकी बातों को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। उनका ये ख्याल था कि शायद पीने के पानी के सिस्टम में कोई मसला आया होगा और उसकी वजह से थोड़ा बहुत पानी इनके हेलमेट में चला गया होगा। उस रिपोर्ट को बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज नहीं किया गया और इन्हें कहा गया कि आप अपना काम जारी रखें। लेकिन जब इस मरतबा इंक्वायरी बैठी, क्योंकि ये बहुत बड़ा सानिया होने जा रहा था, तो उस पर जो तफ्तीश की गई, जो रिपोर्ट बनाई गई, उसमें बताया गया कि कूलिंग वाटर के सर्किट में, क्योंकि हमारे सूट में, एस्ट्रोनॉट के सूट में कूलिंग वाटर का एक पूरा सर्किट होता है जो कि उसे ठंडा रखता है, उसके जो टेम्परेचर है उसे मोतदिल रखता है। और इस स्पेस सूट में जो कूलिंग सर्किट था उसमें एक फैन पंप सेपरेटर लगा हुआ था। जब उसने मेल फंक्शन किया तो अब पानी आहिस्ता आहिस्ता हेलमेट में इकट्ठा होना शुरू हो गया। वो पानी को हेलमेट की तरफ पुश करना शुरू हो गया, जिसकी शिकायत इन्होंने 2 मरतबा की। इस स्पेस सूट को मैं आपको यहाँ पर तस्वीरों में भी दिखा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि इसमें ब्रीदिंग का भी सिस्टम होता है, इसमें टेम्परेचर प्रोटेक्शन का भी होता है, रेडिएशन प्रोटेक्शन का भी होता है, कूलिंग सिस्टम भी होता है। तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है। लेकिन इस फैन पंप सेपरेटर के इशू की वजह से ये प्रॉब्लम आ गया। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, बात यहाँ पर शुरू होती है, क्योंकि यही प्रॉब्लम दोबारा आया है। तो नासा ने सोचा कि ये पहली मर्तबा क्यों रिजॉल्व नहीं किया गया। यहाँ से हम एक सोशल साइंटिस्ट की तरफ जाते हैं जिनका नाम है एडम ग्रांट। एडम ग्रांट कहते हैं कि हमारे थिंकिंग के तरीके अब बहुत पुराने हो चुके हैं। हम अपने सोच को बदलने की कोशिश नहीं करते, हम रीथिंक करने की कोशिश नहीं करते। और ये क्लासिकल एग्जाम्पल है जो कि नासा में पेश आई। यहाँ पर एक प्रॉब्लम पहले बताया गया, लेकिन वो प्रॉब्लम क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर से पहले भी रिपोर्ट हो चुका था, तो इसलिए वहाँ के साइंसदानों ने ज़्यादा सोचने की कोशिश नहीं की और उन्होंने कहा कि ड्रिंकिंग वाटर के सिस्टम को थोड़ा सा बेहतर कर लिया जाए, और उसके बाद स्पेस में उनको दोबारा भेज दिया गया। एडम ग्रांट कहते हैं कि हमारे सोचने के 3 मोड्स होते हैं। पहला मोड होता है प्रीचर का, दाई का, जिसमें हम अपने यकीन को, अपने बिलीफ सिस्टम को
डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। जो भी चीज़ें हमें अपने पुराने एक्सपीरियंस से मिलती हैं, हम हमेशा उन्हें सही समझते हैं। जो चीज़ें हमारे तजर्बे में अच्छी आई होती हैं, हम हमेशा उनको सही समझते हैं और उससे दाएं और बाईं तरफ देखने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते। इसलिए ये एक बहुत बड़ी रिसर्च है जिसमें बताया गया कि अगर एक साहब ने एक प्रोजेक्ट, सपोज एक सड़क बनाई है, तो उनको 10 सालों के बाद वो प्रोजेक्ट दोबारा ना दें, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने 10 साल पहले सड़क बनाई है और कामयाबी के साथ वो प्रोजेक्ट किया है, वो 10 साल के बाद भी उसी डगर पर चल पड़ेंगे, वो नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए इस पूरे प्रोसेस को भी एक नाम दिया गया है कि जब एक साहब अपना अच्छा तजुर्बा हासिल कर लेते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि वो उससे इर्द-गिर्द बिल्कुल ना जाएँ। उनमें क्रिएटिविटी कम हो जाती है और वो उस तरफ जाने की कोशिश नहीं करते। यही काम प्रीचर का होता है, दाई का होता है। थिंकिंग मोड की बात कर रहा हूँ। जब आप प्रीचर की तरह थिंक करते हैं, दाई की तरह थिंक करते हैं, तो आप ना दाएँ-बाएँ देखते हैं और अपने एक्सपीरियंस को और अपने तजर्बात की रोशनी में आगे जाते हैं। फिर हमारे पास एक और मोड आता है जिसे प्रोसिक्यूटर मोड कहा जाता है, जिसमें हम दूसरों को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। हम हमेशा ये समझते हैं कि मैं ठीक हूँ और मुझे दूसरों को क्वेश्चन करना है। आप अपनी सोच पर सवाल नहीं उठाते। और तीसरा मोड हमारे पास पॉलिटिशियन मोड है, जिसमें हम खुद कुछ नहीं सोचते और दूसरों की तरफ से जो आ रहा होता है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जब हमारे ऊपर कोई सोचने का वजन आता है, तो हम दूसरों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन एडम ग्रांट कहते हैं एक चौथा भी थिंकिंग मोड है, जिसे साइंटिस्ट थिंकिंग मोड या साइंटिस्ट माइंडसेट कहा जाता है, जिसमें आप हाइपोथेसिस बनाते हैं। आप उन हाइपोथेसिस को, उन मफरूज़ों को सवाल करते हैं, उन्हें गलत साबित करने की कोशिश करते हैं और जो मफरूज़े ठीक साबित हो जाते हैं उनको लेकर आगे चलते हैं। लेकिन आप एक जगह रुकते नहीं हैं, आप नए मफरूज़े बनाते रहते हैं और फिर जो मफरूज़े एविडेंस यानी सबूत के साथ आपको सही होते हुए नज़र आते हैं, उनको लेकर आप चलते हैं। इस सिस्टम में जब हम नासा की बात करते हैं, तो यहाँ पर हाइपोथेसिस नहीं बनाए गए। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस क्या-क्या हो सकता है। कूलिंग वाटर का सिस्टम भी फेल हो सकता है। कौन-कौन से इक्विपमेंट फेल हो सकते हैं, इस पर ज़्यादा काम नहीं किया गया। यहाँ पर सवालात कम पूछे गए और जो माज़ी का एक्सपीरियंस था, उसे ही सोचकर, समझकर और कहा गया कि ऐसा ही हुआ होगा और उस बेसिस पर उन्हें आगे दोबारा वॉक करने की इजाज़त मिल गई। तो आप देख सकते हैं कि सोचने के तरीके सही ना होने की वजह से कितने बड़े लेवल पर और कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी गलतियां करती हैं। इसलिए हमें अपने थिंकिंग प्रोसेस को रीथिंक करने की ज़रूरत है। हम जो सोचने के तरीके अडॉप्ट करते हैं, उन पर हमने कभी गौर नहीं किया और हम अपनी सोच को कभी भी चैलेंज नहीं करते। आज की ये वीडियो है तो साइंस ही, लेकिन इसका जो सबक है वो ये है कि हमें अपनी हर सोच को चैलेंज करना चाहिए। एक ही काम करने के 20 तरीके भी हो सकते हैं। अगर हमने एक तरीके से उसे कामयाबी से कर दिया है, तो वो वाहिद तरीका नहीं है उस काम को करने का। इसलिए अगर आपके पास ऐसे आइडियाज़ आएँ, ऐसे ख़्यालात आएँ जिसमें उस काम को और तरीकों से किया जा सकता है, तो आप लोगों को फ़ौरन स्नब ना कर दें, उन्हें रोक ना दें, बल्कि उनको कहें ठीक है, आप कोशिश करें और मेरे पास डेटा लेके आएँ। और अगर डेटा में ये चीज़ साबित होती है कि हम सही डायरेक्शन में चलते हैं, तो अच्छी बात है। आपका काम मेरे काम से मुख्तलिफ तरीके से होगा, लेकिन एंड रिज़ल्ट एक ही होगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, लेकिन ये वीडियो सोचने पर है। ये वीडियो अपने बिलीफ सिस्टम को क्वेश्चन करने पर है। ये वीडियो मेटा थिंकिंग की है। ये वीडियो थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग है। ये वीडियो है नई चीज़ों को, नई सोचों को अपनाने की, और ये वीडियो है अपने बिलीफ सिस्टम को सवाल करने की। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।